दीनदयाल स्मृति समारोह के माध्यम से आज 11 फरवरी जो दीनदयाल जी का पुण्य दिवस है, इसको स्मृति दिवस के रूप में मनाते हुए समारोह किया जा रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज इस पवित्र भूमि पर मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। दीनदयाल जी का जन्मस्थल और यही उनका बचपन व्यतीत हुआ। स्वाभाविक रूप से ये भूमि प्रेरित करने वाली है। और मैं श्रीमान ओंकार सिंह लखावत जी और उनके सहयोगियों, राष्ट्रीय स्मारक दीनदयाल जी उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक के रूप में जो इन्होंने दीनदयाल जी की भव्य प्रतिमा निर्मित की है और दीनदयाल जी से संबंधित उनके जीवन काल में जो घटनाएं रही हैं, जो लोगों से जुड़ाव रहा है, उनके चित्र के माध्यम से, उनके प्रतिमा के माध्यम से उसको दर्शाने का प्रयास किया गया है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। दीनदयाल जी के जीवन के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में, बाद के जीवन के बारे में वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब लोगों ने उनके बारे में बताया है। उससे ज्यादा बताने का कोई औचित्य नहीं। मेरा सौभाग्य रहा है कि दीनदयाल जी के सानिध्य में मैं भी कई बार रहा हूं। उनसे वार्ता करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। विभिन्न प्रश्नों को लेकर जो जिज्ञासा होती थी, उसका समाधान भी उनसे प्राप्त होता रहा है और उनके जीवन को देखने का भी अवसर मिला है। सामान्य जीवन और देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन कैसा होता है, उनके स्वरूप को देखकर और उनके कर्तृत्व को देखकर उसकी अनुभूति होती रही है। कभी उन्होंने ये नहीं अनुभव किया कि मैं इतना दल का बड़ा नेता हूं, विचारक हूं, विद्वान हूं। कभी उन्होंने अपने आचार व्यवहार कर्तृत्व के माध्यम से लोगों के अंदर आरोपित करने का प्रयास नहीं, लेकिन उनके परिश्रम को देखकर, कष्ट की सहनशीलता को देखकर लोगों ने यह अनुभव किया कि दुबले पतले व्यक्ति का ये पुरुष आखिर इतना कष्ट कैसे सह सकता है। मैं गोरखपुर की बात कह रहा हूं। वहां और पहले तो मोटरसाइकिल पर वो पीछे बैठ करके उन्होंने यात्रा किया। और एक तो ऐसा अनुभव है कि एक कार्यकर्ता था निषाद, वो मोटरसाइकिल पर कहा दीनदयाल जी, वहां नेपाल के पास का एक जिला है, महाराज जिला, नाम सुना होगा आपको, पहले गोरखपुर। वहां हमारा कार्यक्रम में बड़ा सुदूर, बड़ा पिछड़ा था। पीछे बैठा कर उनको ले गया और उसमें मोटरसाइकिल राजदूत का जो साइलेंसर था गर्म हो गया था। दीनदयाल जी बैठे, उनका पैर पिंडली उस साइलेंसर से जल गई। लेकिन उन्होंने ये बार भी उस कार्यकर्ता से नहीं कहा कि अरे भाई जरा रुको, मेरी पिल्ली जल रही है, कार्यक्रम देर न हो जाए।
वहां पहुंचे और जब देखा कि वो तो चमड़ा वहां से उतर गया है, जलता है तो खून नहीं भरना है। उस कार्यकर्ता ने देखा तो दीनदयाल जी कहने वाले, दीनदयाल जी आपने बताया नहीं, कहा बताते तुम रोक देते और कार्यक्रम में देंगे। ये कष्ट था करके उन्होंने जिस तरीके से काम किया वो अद्भुत है। आखिर काहे नहीं किया? कौन सी चीज, कौन सी मन के अंदर उस प्रकार की वस्तु थी, भाव था, जिसके लिए इस प्रकार के कष्ट सहन की प्रवृत्ति जाती थी? पर एक ही था, राष्ट्र को, समाज को संगठित करते हुए एक ऐसी ताकत प्रदान करेंगे जिस ताकत को देखकर दुनिया वाले महसूस कर सकें, हिंदुस्तान को अगर हम उसके प्रति कुदृष्टि करेंगे तो हिंदुस्तान की ताकत ऐसी है जो ताकत उस कुदृष्टि रखने वालों को पराभूत करने में क्षण भर का विलंब नहीं है। वह एक मनोभाव और उसी मनोभाव से उन्होंने पूरा काम किया। चाहे एकात्म मानववाद का दर्शन हो, चाहे भारतीय संस्कृति को परिभाषित करने के क्रम में समाज की चिति है, चिति माने प्राण, वह चिति संस्कृति है। विभिन्न प्रकार की भाषा बोलते होंगे, रहन सहन अलग होगा, खान पान अलग होगा, लेकिन चिति एक है। चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे पश्चिमोत्तर हो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वही चिति लोगों को एक सूत्र में एकत्रित करती है और उसी चिति के माध्यम से एकात्मता पैदा होती है। उस एकात्मता से एकात्म भाव पैदा होता है और उसी को अंग्रेजी में नेशनल इंटीग्रेशन, यूनिटी तो भौगोलिक एकता को बोलती है, देश की एकता को बोलती है, लेकिन एकात्मता देश के समाज के अंदर विभिन्न प्रकार के रहन सहन के बावजूद भी जो चीज जोड़ती है वह संस्कृति है। दीनदयाल जी इसको इस भाव से लेकर चलते। ये कैसे बनी रहे, इसको तोड़ने वाले भी लोग लगे हुए। वह विखंडित न होने पाए। और इसलिए दीनदयाल जी कहते थे ये समाज जैसे व्यक्ति का शरीर है वैसे ये भी एक शरीर है। ये जो वर्ण व्यवस्था की गई है ये जन्मजात नहीं है, ये तो आने वाले क्रम में समाज रूपी शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उन अंगों के स्वरूप में उनको व्यवस्थित किया गया है। और चाहे पुरुषत्व का उदाहरण दीजिए, चाहे और भी पुराणों में, संहिताओं में जो वर्णित सारी चीजें हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, समाज व्यवस्था के बारे में, उन सारी चीजों को समाहित करते हुए दीनदयाल जी ने कहा ये समाज भी शरीर है। ऐसा समाज शरीर को जिस प्रकार की सारी चीजों की आवश्यकता होती है, बुद्धि को स्वस्थ रखने के लिए बौद्धिकता की जरूरत पड़ती है, आत्मा के शांति, आत्मा को और विस्तार प्रदान करने के लिए उसके लिए आध्यात्म की आवश्यकता होती है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भौतिक आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है। ये सारी चीजें ऐसी हैं
जो शरीर के को समन्वित रखती हैं, ठीक रखती हैं, मन बुद्धि आत्मा संतुलित होती है। उसी तरीके से समाज के लिए समाज रूपी शरीर को भी इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। और इसलिए अगर समाज के बारे में सोचना पड़ेगा तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आधार पर उस पर हमें विचार करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड तो पर विचार करना पड़ेगा, संपूर्णता में विचार करना पड़ेगा। असंपूर्णता में विचार करने के लिए एक दूसरे का सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, और एक दूसरे का सामंजस्य बैठाना यही एक मानववाद का दर्शन है। दोस्तों, कोई विपन्न है, कोई बहुत अमीर है, तो दुनिया जी कहा करते थे कि अगर कोई कुएं में गिर गया, वो आ रहा चाहता है ऊपर, चिल्ला रहा है, तो कोई जाकर देख रहा है, कहता है मुझे निकालो। तो निकालने के लिए अपना हाथ नीचे बढ़ाओ और उसको भी कहो कि अपना भी हाथ ऊपर करे। वो अपना हाथ ऊपर करे, अब अपना हाथ नीचे करके उसको पकड़ कर ले आओ। इसलिए समाज में विपन्न है, कुछ वो काम करे, कुछ आप काम करो। समाज को उस तरीके से व्यवस्थित रखा जा सकता है। और इसे दीनदयाल जी अर्थशास्त्र का जो मूल सूत्र था, उन्होंने कहा उत्पादन में बढ़ोतरी, उपभोग पर संयम और वितरण में समानता, सब आ गया। जो समाजवाद भी आ गया, जो पूंजीवाद भी आ गया, सब चीज आ गई। और उसने औसत पर विश्वास नहीं करता। जिसको जितनी आवश्यकता है उतना रोटी उसको मिलनी चाहिए। किसी को अगर आवश्यकता 5 रोटी की है तो 5 मिलनी चाहिए। अगर आप उसको 10 दे दो तो खा करके मर जाएगा। और किसी को 10 की जरूरत है, उसको 3 दे दोगे तो वो भी बिना खाए मर जाएगा। ये खाकर मरेगा, बिना खाए मर जाएगा। औसत से लोगों की प्राथमिक आवश्यकता पूर्ति नहीं होती। इसलिए देश को सुदृढ़ बनाना, आंतरिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाना, सांस्कृतिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाना, समाज के अंदर जो वहम की कल्पना दी गई है, वहम को आम आदमी के अंदर चरितार्थ करने की दिशा में प्रयत्न करना, यह एक स्वयं को सबल बनाकर रहने की आवश्यकता है। हम सबल रहेंगे तभी हम दुनिया को शांति का संदेश दे सकते हैं। हम सबल नहीं रहेंगे तो हमारा कोई संदेश मानेगा नहीं, फिर क्या महाकमजोर है, यह हमारी रक्षा क्या करेगा। पहले आप लोगों को सबल बनाओ और उसके बाद कहो कि भाई तुम अगर हमारे देश पर गड़बड़ करोगे तो तुम्हें बच नहीं पाओगे, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। सुरक्षा के दृष्टि में उनका बड़ा स्पष्ट मत था कि राष्ट्र की सीमाएं, देश की सीमाएं, इसका पहले ज्ञान होना चाहिए। बहुत वर्षों तक ज्ञान ही नहीं था। चीन हमारे देश में घुसा हुआ था, हमें ज्ञान ही नहीं था। अपने देश की सीमाओं का ज्ञान और उसके अनुरूप व्यवस्था, सीमा की हम सुरक्षा ढंग से कर सके, सीमा सुरक्षा के लिए उस स्थान पर उस का बल अब तो हुआ है काफी, चाहे सीमा सुरक्षा बल हो, चाहे SSB हो, इस बार फोर्स बनेगी, उसका बल। और उसके बाद अगर युद्ध की नौबत आती है तो उसके लिए सैन्य की तैयारी प्रभावी तौर पर होना जरूरी है। दुर्भाग्य रहा कि बहुत दिनों तक इसके प्रति उपेक्षा बढ़ती गई। जिस तरीके से तैयारी होनी चाहिए थी, तैयारी नहीं हो पाई। और उस तैयारी इसलिए नहीं हो पाई कि सोच की विकृति थी। सोच की विकृति का ही परिणाम था 1962 के चीन के द्वारा जब आक्रमण किया गया, तो उस आक्रमण में
बाद में सदन के अंदर बताया गया, अरे भाई जहां चीन आया है वहां कुछ पैदा नहीं होता। तो उसमें महावीर त्यागी जी एक सांसद थे, नाम सुना होगा, देहरादून से, वो जरा गंजे थे। तो उन्होंने सदन में कहा कि अरे हमारा ये तो गंजा हो गया, इसको काट के निकाल दो, ये हमारा सर तो गंजा हो गया, ऐसा एक भी बात नहीं है, तो अनपढ़ गए, इसको काट के निकाल दो। एक हास्यास्पद स्थिति बनी थी। लेकिन धीरे धीरे क्रमशः समझ में आया। बाद में चलकर दीनदयाल जी ने उस बार कई बार कहा था। ऐसे उस समय दीनदयाल जी का वैचारिक पक्ष था कि हमें अपने देश की सुरक्षा के लिए, दुनिया को संदेश देने के लिए भी बड़े बड़े देशों को हमें अणुबम बनाना चाहिए, हमें उस पर किसी प्रकार की कमी नहीं करनी चाहिए। सब लोग समझ सके कि हर दृष्टि से भारत सक्षम है। नहीं हो पाया था उससे, लेकिन एक तारीफ करनी पड़ेगी। 1974 में पोखरण एक हुआ था, पोखरण नंबर 1 जिसको कहते हैं। तो उस समय दुनिया को संदेश तो गया कि भारत भी परमाणु की तरफ अग्रसर हो रहा है, ये संदेश तो गया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से तैयारी चाहिए थी नहीं हुई थी। वर्णन बहुत लंबा हो जाए, मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। लेकिन दीनदयाल जी की तरफ क्योंकि दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु, उनका बलिदान कह लीजिए, मुगलसराय में हो गया। मैं तो उस समय मैं संघ का प्रचारक था और गोरखपुर में मैं गोरखपुर में प्रचारक, एक आयोजन होने वाला था, दीनदयाल जी आने वाले थे और मैं तैयारी में लगा हुआ था। वही इस समय योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पूर्व के आप नाम सुने होंगे, महंत अभयनाथ जी, अभयनाथ जी वहां काम में, तो मैं वहीं आया हुआ। वही मुझे खबर मिली कि दीनदयाल जी तैयारी में हम लोग लगे हुए थे, कई जिलों के लोग आए हुए थे। अब उस समय लोगों को लगा क्या हो गया। दीनदयाल जी लोगों के मन में रमे बसे थे। एक अद्भुत स्वरूप हो गया था मुगलसराय की घटना पूरी दुनिया को। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, जब कालीकट में उनका पहला भाषण हुआ था, तो उस समय डॉक्टर लोहिया का आया था भाषण। उन्हें एकदम सार्वजनिक तौर पर उन्होंने कहा था कि मैं नहीं जानता था कि दीनदयाल जी का विचार, जिस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उसका विचार इतना क्रांतिकारी है, जो गरीब से गरीब लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये उनके पास योजनाएं हैं, अगर है तो हम उनके साथ। ये भाषा डॉक्टर लोहिया ने बोला था, हम लोग को याद है। और उसी बात से तो उसके पहले से ही दीनदयाल जी से डॉक्टर लोहिया की भेंट हो चुकी थी। उस समय गैर कांग्रेसवाद का नारा शुरू हो गया था। सरसठ में स्वामी सरकारें बनी थी गैर कांग्रेसवाद के नारे के माध्यम से। उसमें डॉक्टर लोहिया, दीनदयाल और भी कुछ लोग। तो दीनदयाल जी के विचारों से सर्वाधिक लोग प्रभावित होते हुए चले आ रहे हैं। अटल जी आए हमारे प्रधानमंत्री के रूप में और पोखरण नंबर 2 किया और दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को ललकार किया उन्होंने। लोगों ने धमकी दी कि हिंदुस्तान को हम सहायता नहीं देंगे। तो पहले प्रधानमंत्री थे जो उन्होंने डंके की चोट पर कहा था, दुनिया वाले सुन लो, ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, नहीं तुम सहयोग दोगे तो यहाँ के लोगों से एक एक पैसा लेकर ही 10-10 रुपया लेकर हम हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था कर देंगे, तुम्हारी कोई छोड़। आप जानकर प्रसन्न होंगे, दुनिया के देशों में रहने वाले अप्रवासी भारतीय इतने प्रभावित हुए। उन्होंने कहा चिंता मत करिए, 48,000 बिलियन डॉलर अप्रवासी भारतीय, जितना सहयोग बाकी के देश में मिलता था उससे ज्यादा। यह अद्भुत था। कारगिल के युद्ध ने लोगों की आंखें खोली।
कारगिल के युद्ध से लगा कि हमें और तैयारी करनी चाहिए। हमारे जनरल साहब बैठे हुए, उनको अच्छे से जानकारी होगी। कारगिल के युद्ध के दौरान लगा कि हमें और तैयार रहना चाहिए था। जब तक कि हम रोक पाए अटल जी के सक्षम नेतृत्व के कारण, नहीं रहना चाहिए था अधिकार। और मैं कह सकता हूं उस समय अटल जी ने दुगना से ज्यादा सैन्य दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से बजट का हिस्सा खर्च किया। बाद में आज तो दुनिया वालों को लगने लगा है हिंदुस्तान में अपनी देश की सुरक्षा की दृष्टि से आधुनिकतम हथियार लेकर किसी भी प्रकार का मुकाबला करने के लिए तत्पर है, चाहे बड़ा सा बड़ा देश क्यों न कोई हो। अब सारे देश हिंदुस्तान की तरफ उस ढंग से देखने में हमको लग रहा है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान के नेतृत्व की इच्छा शक्ति और देश के अंदर उभर रहा उस प्रकार का राष्ट्रभाव का विचार, यही सुरक्षा को प्रबल बना सकता है। जो ताकत देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में वहां के संस्कारों से युक्त होकर लोगों का निर्माण करता है और सैन्य सुरक्षा को, सैन्य बल को प्रभावी तौर पर आगे बढ़ाने में तत्पर होता है, उस देश की सुरक्षा को कोई बाधित नहीं कर सकता है, न उस देश को कोई अपने साथ अपने आक्रमण से प्रभावित कर सकता है। सौभाग्य इस बात का जरूर है कि इस समय हर दृष्टि से प्रयास हो रहा है। जो हमारे तीनों बल हैं, आर्मी है, आपका एयरफोर्स है, नेवी है, तीनों का भी कोऑर्डिनेशन नहीं था। और कभी कभी कोऑर्डिनेशन के अभाव के कारण भी परेशानी जाती थी। कारगिल में एक चीज, एक अच्छी बात हुई है, सीडीएफ चीफ डिफेंस स्टाफ, इसका निर्माण करके एक सैन्य व्यवस्था बने, हम सुरक्षा के दृष्टि से ज्यादा मजबूत बने, ये भी किया है। और राष्ट्रीय रक्षा नीति के अंतर्गत उन्होंने तो एक जगह से जो हथियार खरीदे जाते थे अब उसको ओपन कर दिया है, नहीं बनाओ, बढ़िया हथियार बनाओ। और इतना नहीं, निवेश के लिए भी आमंत्रित किया है। 49% का डिफेंस के अंदर निवेश करें, अच्छे से अच्छे आधुनिकतम हथियार बना सकें, अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी ला सकें। ये सारी चीजें की। इस बात का द्योतक है कि सुरक्षा के संबंध में दीनदयाल जी के विचार को आज व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करते हुए दुनिया के सामने इस ढंग से भारत प्रस्तुत कर रहा है कि भारत हर दृष्टि से दुनिया के नंबर 1 श्रेणी में आने के लिए तत्पर है, उसको कोई धमका नहीं सकता। एक आज का चीज से निर्माण हुई है। दीनदयाल जी का रक्षा संबंधित विचार अंदर की दृष्टि से, बाहर की दृष्टि से, सीमा सुरक्षा की दृष्टि से, देश को आक्रमण से बचाने की दृष्टि से भी, और अंदर जो आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक दृढ़ता है, उसको मजबूत बनाने की दृष्टि से तैयार हो रहा है। ये ठीक है, ये दुर्भाग्य है कि कुछ लोग उसको बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं चल रहा। ये ठीक होगा क्योंकि लोगों के मन के अंदर उत्कंठा बनी है। कुछ लोगों के कारण आंतरिक सुरक्षा बाधित नहीं होगी, इतना मुझे विश्वास है। और इस हिसाब से दीनदयाल जी के इस विचार को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में सब लोग एकजुट होकर आगे बढ़े। मैं जानबूझकर इस समय संविधान के उद्देशिका को और संविधान के मूल कर्तव्य को जो पढ़ रहा हूं। और ये सरकार ने एक अच्छी बात की है कि उन्होंने प्राइमरी स्कूल की किताब पर जो पहला वाला इनर पेज होता है उस पर उन्होंने उद्देशिका लिखी है, और अंदर का इनर पेज वाला है उस पर उन्होंने मूल कर्तव्य। ये मुझे पता है चीफ सेक्रेटरी की सारी ये हमने कर दिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो भाई अच्छा काम है, कोई हर नहीं।
अब ये चीजें जाएंगे जारी। लोगों को पता तो लगे मेरा काम क्या है। आपने कर्तव्य लिखा होगा, अगर केवल कर्तव्य का पालन नहीं करे तो हमारे विश्वमंत सिंह जी ने ठीक कहा कि यही अगर करे तो देश को कोई आंख नहीं दिखा सकता है। केवल मूल कर्तव्य का अनुसरण करे। आज सौभाग्य से दीनदयाल जी का विचार हर दृष्टि से मूर्त रूप ग्रहण करते जा रहा है और आज के अवसर पर उनके स्मृति दिवस पर हम सब लोग भी इसी तरह का मानस बनाकर और उसको आगे बढ़ाने की दिशा में अपना योगदान प्रदान करें तो मैं समझता हूँ उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।